नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने परिवार में फिर से आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, सभी हम जीडी की तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं और इस बार भाई हमें एक सीट तो अपनी सुनिश्चित कर ही लेनी है। और हमारी तरफ से भाई पूरा प्रयास रह रहा है कि भाई बच्चों को हर जो भी सुनिश्चित चीज़ें हैं वो भाई हम प्रोवाइड करते रहें। तो जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे मैथ्स का, और आज हम 6th नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आई होप भाई दोस्तों, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रही होगी उनकी अपनी तैयारी में। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं और आप सभी भाई जो भी बच्चे हैं वो साथ के साथ देखेंगे कि उन्हें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है भाई, ये आपके लिए एक टास्क है और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो आप देखते चलेंगे और पहले खुद से भी ट्राई करेंगे कि हाँ जी सर, हमने 20 में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कि आपकी अपनी तैयारी का क्या लेवल चल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन भाई जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप एग्जैक्टली अपने आप को भाई यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम कितने लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है देखते हैं क्या कहा गया। रानी 15 किलोमीटर की चाल से भाई दौड़ रही है। 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा, और हमें आंसर देना है सेकंड में। ठीक है, अगर हम बात करें तो भाई क्या फॉर्मूला होता है हमें क्या निकालना है भाई, टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 200 मीटर है, स्पीड की बात करूं तो 15 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन क्योंकि ये 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। ये आप सिंप्लीफाई करके बताएं क्या आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो मैंने इसे सपोज 3 की टेबल से कट किया, ये 5 पे गया, ये 6 पे गया। उसके बाद अगर हम इसे कट करें 5 गुना 5 25, 25 से मैंने इसको कट किया तो कितने पे गया, 8 पे। ये 6 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 6 और 8 की मल्टीप्लाई 48, यानी कि 48 सेकंड लगेंगे रानी को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल बात थी नहीं इसमें। अगला सवाल क्या कहा गया, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, यानी कि मैथ की किताबें हैं उसका 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, फिजिक्स के किताबों की संख्या के 2/3 के बराबर है। आगे क्या कहा गया, तो पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या और भौतिकी के पुस्तकों की संख्या का अनुपात आपने निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों तो चलें भाई, क्या कहानी बनती है। एक तरफ मैथ्स की किताबें हैं, एक तरफ फिजिक्स की किताबें हैं। मैथ्स की संख्या का 25%, इसका 25% किसके बराबर है, तो आप कह सकते हैं फिजिक्स की संख्या के 2/3 के बराबर है। ये आपस में दोनों इक्वल है। तो आपने पता लगाना है कि मैथ्स का और फिजिक्स की रेशो क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने कट किया ये 4 पे। इस p को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो ये बटे में जाएगा, और 4 को अगर मैं क्रॉस में भेजता हूं तो ये ऊपर जाके 8, यानी कि अगर आप रेशो की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8:3। क्या ये बात समझ में आती है भाई? कोई मुश्किल काम तो नहीं है इसमें, आ रहा है समझ में? चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। बस भाई अपने आप को यहाँ पे बस देखते जाना कि आपने ठीक कितने किए हैं। ठीक है, और जो नहीं आ रहा समझ में, सपोज पढ़ने के बाद भाई रियलाइज तो हो जाता है कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए क्या कहा गया, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। अमन की औसत चाल क्या है भाई? औसत चाल अगर आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड, बस ये देख लो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिवाइड बाय आप कर दोगे टोटल टाइम कितना है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें टोटल तो वो क्या है, 35, और अगर हम टाइम की बात करें तो सर 3 ये 2 वो 5,
यानी कि कट करेंगे तो 7 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ भाई सभी बच्चों ने मुझसे पहले ही कर दिया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, यानी कि जो आपको ब्याज मिलता है वो 1 साल के बाद मिलता है। ये आपको पता है भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज आपको भाई हाफ ईयरली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, 8 महीने पे, 5 महीने पे, जैसा भी क्वेश्चन उसमें मेंशन किया गया हो। बट ये 1 साल की बात हो रही है, यानी कि आपको 1 साल के बाद ही आपका ब्याज मिलेगा। क्या कहा इन्होंने, अगर मैं रेशो निकालता हूँ अमाउंट की और प्रिंसिपल की, तो 21,600 और ये है 12,500। ठीक है जी, कितने के बराबर है? अब बात बताएं, अब जरा 20% है, क्या हम 20% को 1/5 लिख सकते हैं? और इसकी मदद से अगर मान लीजिए मैं अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशो निकालता हूं तो ये, अब ये जो रेशो है कितने वक्त में इतने के बराबर हो जाएगा, यानी कि n की कितनी वैल्यू हो कि ये हो जाए। तो चलिए सोल्व करते हैं। इससे भाई ये कैंसिल, अगर हम देखें तो ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। ओवरऑल अगर मैं लिखता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। कंपेयर करूं बोथ साइड, अगर हम कंपेयर करें बोथ साइड तो n के सामने आप क्या देख पा रहे हैं, n के सामने आप देख पा रहे हैं 3, तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। क्या ये 3 साल है? बिल्कुल सही, ये 3 साल को शो करेगा। कभी भी इस n का मतलब यहाँ पे 3 साल हो ये जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए इसने कहा कि मान लो कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित है, तो इसका मतलब है कि 3 साल है। अगर इसने कहा होता है कि भाई हाफ ईयरली है, 6 महीने पे मिलता है, इसका मतलब है कि 6 महीने के 3 स्लॉट होंगे, यानी कि आप उस केस में कह सकते हैं कि 1.5 साल का वक्त लगा है। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब कभी भी ईयर से नहीं होता, इसका मतलब है कि आपको इतनी बार ब्याज मिला होगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि वो एनुअली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। एक चोर 3:30 बजे एक कार चुराता है और 80 की स्पीड से चलना शुरू करता है, गाड़ी दौड़ाता है। चोर का पता 4 बजे चलता है, यानी कि आधे घंटे बाद हमें पता लग जाता है कि भाई गाड़ी चोरी हो चुकी है। मालिक भाई अपनी दूसरी कार से 90 की स्पीड से उसका पीछा करता है, तो चोर को कब पकड़ लेगा ये आपने पता लगाना है। चलिए जी, 3:30 बजे भाई कार चोरी हुई, 4 बजे वो देख ली गई, यानी कि 30 मिनट तक वो कार भाई चोर लेके चलता रहा। ठीक है, मतलब कि आगे रहा, कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से। ठीक है, अब मुझे एक बात आप ये बताएं कि आखिरकार इस चोर ने आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर 80 की स्पीड से भाग रहा है तो 30 मिनट में उसने सिर्फ 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मालिक है और यहाँ पे अगर चोर है, इन दोनों के बीच में 40 किलोमीटर का फासला है। चोर अभी भी भाग ही रहा है 80 की स्पीड से, और इसके पीछे जो ओनर है वो भागना शुरू करता है 90 की स्पीड से। ठीक है जी, अब आप मुझे एक बात बताएं, जब ये एक दूसरे इसके पीछे भागेगा तो 90 की स्पीड से, ये 80 की स्पीड से, नेट स्पीड तो आप यही कहोगे ना कि भाई 10 की स्पीड से भाग रहा है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी जो नेट स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड होती है, वो माइनस करके निकालते हैं हम 10 की स्पीड से। अब ये डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है, कितना वक्त लगेगा इसको पकड़ने में? तो आप कहेंगे 40/10 यानी कि 4 घंटे। 4 घंटे में वो पकड़ा जाएगा। कितने बजे भागना शुरू किया था? तो आप कहेंगे भाई ओनर ने 4 बजे उसके पीछे चलना शुरू किया था, तो 4 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा?
तो आप कह सकते हैं भाई 8 बज चुके होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई सभी को? हाँ जी प्यारे बच्चों, बताएं क्या क्लियर है इतनी बातें? चल सकते हैं आगे? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? 13% और 19% की क्रमिक छूट है, उसमें भाई कितने के फाइनली वो बराबर होगा? अगर आप एक बात देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। तो चलिए अगर हम देखें तो डाटा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग रहा होगा, बट कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है भाई। सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। मैंने इसमें पुट कर दिया 13 - 19 माइनस 13 × 19/100। ठीक है। अब 13 × 19 सॉरी 13 - 19 ये तो हो गया 32 माइनस। अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखना भाई क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करोगे। मैंने एक काम किया क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है ऑप्शन सारे आपस में, इस 19 को हमने मान लिया 20। मल्टीप्लाई करूँ तो 13 × 20 260, 260 बटे अगर मैं 100 करता हूँ तो 2.6 आता है। अब मुझे 32 में से ये घटाना है, तो अब घटा लीजिए, या फिर एक काम करो 32 में सीधा सीधा 3 घटा लो, 2.6 की जगह 3 घटा लो, तो क्या आएगा? क्या 29 पॉइंट समथिंग भाई आ जाएगा? इतनी बात समझ में आती है? अगर मान लीजिए मैं घटा भी देता हूँ तो 29 पॉइंट समथिंग, और क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है तो आप कह सकते हैं कि भाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट होगा। ये सारा काम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर हैं। दूसरी चीज़, क्यों आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में वक्त खराब करेंगे, उससे बचने के लिए मैंने इसको 20 माना। अब आप आराम से 13 की टेबल में देख रहे हैं, 13 × 20 260 बटे में दो जीरो है तो डेसिमल लग के ये आ गया। अब उन 32 में से मैं क्यों घटाऊं 2.6, मैं 3 ही घटा लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। आपका आंसर 29 के नियर बाई होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलें आगे। चलिए, बहुत ही भाई मामूली सा क्वेश्चन 9 और 25 के बीच का मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला दोनों की मल्टीप्लाई और रूट, ये 3 का और ये 5 का, यानी कि 15। इसमें तो भाई कुछ था ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या कहा गया। भानु एक काम को 10 दिनों में करता है। ये है भानु, ये किसी काम को 10 दिन में करता है। और रमेश इसी काम को कितने दिन में करता है? तो रमेश इसे करता है 12 दिन में। रमेश 12 दिन में कर रहा है। आगे क्या कहा गया समझना। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। यानी कि ये दोनों मिलके किसी काम को करेंगे जितने वक्त में रोहित अकेला उतने वक्त में कर सकता है, ये इन्होंने कहा। तो रमेश और रोहित से अगर मैं काम करवाऊं तो कितना वक्त लगेगा? पहले मैं ये देखता हूं ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। हमने एलसीएम लिया तो ये गया और ये गया। अगर मैं इन दोनों से काम करवाता हूँ B+R से, तो ये कर देंगे 60/11। यानी कि जो रोहित है तीसरा बंदा, उसको कितना वक्त लगेगा? तो आप कहेंगे भाई उसको 60/11 वक्त लगा होगा। ठीक है। अगर मैं उसकी एफिशिएंसी निकालूं तो 10 से ये करने पे 6 आ गया, 12 से करने पे ये आ गया, और अगर मैं इससे भाग करूं तो क्या आ जाएगा? तो इससे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसने क्या कहा, रमेश और रोहित से काम करवाओ, इन दोनों से। तो भाई इनकी स्पीड कितनी बनेगी? 11 और 5 16। तो मुझे 60 काम करवाना है 16 की स्पीड से। तो मैंने कट किया भाई कितने की टेबल से? 4 की टेबल से 15/4, और अगर मैं इसे भाग करता हूं तो 3 ऑल 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? आई होप भाई वीडियो आपको यूज़फुल लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो इसे भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि किसी और बच्चे को भी भाई इसका फ़ायदा हो सके। चलें भाई आगे पक्का। देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या है। 14 विद्यार्थियों और उनकी शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी कि सॉरी
14 विद्यार्थी हैं और उनके शिक्षक, यानी कि कुल मिला के भाई ये स्टूडेंट है 14 प्लस एक टीचर है। इनकी जो एवरेज है वो 20 वर्ष है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि शिक्षक की एज को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या होता है, बाकी जो स्टूडेंट रह गए 14, उनकी एवरेजेस 1.5 साल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बताओ शिक्षक की आयु क्या रही होगी। ठीक है, जैसे हम शिक्षक को इस ग्रुप में से हटाते हैं तो क्या होता है, बाकी बच्चों की जो एवरेज है वो कम हो जाती है। तो एज क्या रही होगी टीचर की। भाई मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये कितने मेंबर, एक तरीके से 15 मेंबर, सबकी एज कितनी है 20 साल, यानी कि ये तो कंफर्म है कि 20 तो एज रही होगी। प्लस में किसी के जाने से अगर औरों की एज में कमी आ रही है तो जो बंदा वहां से गया है उसकी एज ज्यादा ही रही होगी। बात समझ में आती है। अगर कोई भाई स्ट्रोंग बंदा निकल जाएगा तो भाई बाकियों को तो कम ही मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, टीचर जब यहाँ से जाते हैं तो इनकी एज में कमी आती है। कितनी कमी आती है, 1.5 वर्ष। किन की एज है ये, इन 14 बच्चों की एज में 1.5 वर्ष की कमी आती है, यानी कि टीचर अपने साथ इतनी एज लेके चला गया। तो टीचर की एज 20 से एक्स्ट्रा रही होगी। कितनी एक्स्ट्रा रही होगी वो और देख लेते हैं। टीचर 20 प्लस समथिंग है, तो भाई 14, क्योंकि बच्चों की एज पे इफेक्ट पड़ रहा है 1.5 साल का, तो मल्टीप्लाई 1.5, ये वो है जो टीचर की एक्स्ट्रा एज थी। तो 20 प्लस, अब 14 गुणा 15 किया तो ये आया 21। तो भाई अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या आ जाता है 41, यानी कि टीचर की एज जो है वो 41 साल की रही होगी। अब वो टीचर के निकलने से बाकी बच्चों की एज भाई क्या हो गई, कम गई हो गई थी। तो ये भाई इसका आंसर है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जब भी कोई ज़्यादा वाला बंदा निकलेगा तो बाकी सबको कम मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि वो ज़्यादा वाला था कितना। तो 20 तो था ही, प्लस में वो 1.5 साल का इफेक्ट पड़ रहा है 14 बच्चों पे, यानी कि उतना मुझे एक्स्ट्रा टीचर की एज जोड़नी पड़ेगी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, 41 आपका आंसर आ गया। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है, यानी कि इन्होंने कहा सीपी और एमपी की जो रेशो है वो है 3:4, ये कहा गया। दुकानदार का अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत छूट देता है और फाइनली मेज को 2250 रुपए में बेच देता है। बताना इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। क्या लॉस हुआ होगा उसे। तो हमने एक काम किया, इसको मैं क्यों ना प्यार से 3x मान लूं, इसको 4x मान लूं। अब हमने क्या देखा, इस 4x पे मैंने भाई कितनी छूट दी है, 2, 25%, 25%, 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी कि 4 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो मैं इसे बेच रहा हूँ 3/4। एक छूट मैंने और दी, यानी कि दोबारा से 3/4। फाइनली मैंने ये चीज़ बेच दी कितने की, 2250 रुपये की। अब देखें ज़रा, अगर मैं ये कट करता हूँ तो भाई ये 9 से कट हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 4 से ही 4 कैंसिल। इस 4 को उधर बेचता हूँ तो 1000। सीपी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी सर 3000 रुपये आ गया। 3000 की चीज़ आप कितने की बेच रहे थे, 2250 की। कितने का लॉस हो रहा था आपको, तो भाई आपको 750 रुपये का नुकसान हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई भाई प्यारे बच्चों सभी को। और मुझे ज़रूर बताना भाई इस वीडियो के अंत में कि आपने अपने हिसाब से कितने सवाल ठीक किए। ठीक है, ईमानदारी के साथ, कोई भी भाई गड़बड़ या झोल नहीं करेगा। क्या है अगला सवाल देखें। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550। ये भाई कुछ नहीं है, मिस प्रिंटिंग। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। पहले तो आप मुझे ये बताएं भाई कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी जिसको हम CSA बोलते हैं, तो वो होता है πr/l। और भाई वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr²h। सवाल में आपको r तो पता है बट h मिसिंग है, तभी तो आप वॉल्यूम बता पाएंगे।
तो मैंने इसका यहाँ पे भाई सहारा लिया पाई आर एल का। पाई आर मुझे पता है भाई 7 है, एल हमें निकालना होगा, बराबर ये कितने के है तो 550 के। 7 से ये 7 कैंसिल, 22 की टेबल से काटूँ तो 22 दूनी 44, 22 पंजे 110। एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे 25, और मुझे आर तो पता ही है 7 है। अब मैं इनकी मदद से एच निकाल सकता हूँ। आप जानते हो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वेयर बराबर होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये रिलेशन होता है पाइथागोरस वाला। अब मुझे क्या करना है भाई, 25 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर घटाना है। अब ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो 25 7 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है 24 का, या फिर इस फॉर्मूले में आप रख के आप h की वैल्यू निकालेंगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि वॉल्यूम के, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई की जगह भाई पाई का मान। अच्छा जी, आर की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 7 है, और एच मैंने निकाला है 24। 7 से ये 7 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, फिर 8 सत्ते 56, 56 और इस 22 का मतलब भाई मैंने हमेशा आपको बताया 2 गुना 11 होता है, तो 7 अटे 56 गुना 2 112। अब 112 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूँ तो भाई क्या है, 11 का रूल आपको याद है भाई, ये 2 एज इट इज़, फिर इन दोनों को जोड़ा 3 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ा 2 आ गया, और ये 1 एज इट इज, यानी कि 1232। ये इसका आंसर है। तो भाई ये आपने करना था। अच्छा सर एक बात बताएं, क्या इसका और भी थोड़ा सा तरीका हो सकता है? तो मेंसुरेशन वाले सवालों में एक तरीका अक्सर अप्लाई हो जाता है, तो पहले आप वही करके देखोगे। तो क्या है वो तरीका, उसकी चर्चा करते हैं। जब भी कभी सवाल में भाई आपको ये पाई वगैरह मिलता है, अब जैसे कि आपने यही तो फाइनली फाइंड किया है, इसमें क्या होगा, एक बात जन हमेशा होता है ये कि जो पाई है यहाँ पे 22/7 है, तो लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई जरूर होती है। तो आपने ये देखना है कि क्या आपके पास 11 का मल्टीपल कोई है। अगर कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल है तो भाई पूरी संभावना है कि वो आपका आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या होगा। 11 का रूल ये कहता है भाई इनको जोड़ो और फिर इनको जोड़ो और इनको घटा के देख लो, तो अगर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का पहाड़ आ जाए। तो 2 और 2 4, 4 में से ये 3 और 1 4 घटाएंगे तो 0 आ रहा है भाई, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। पर मैं एक बार और भी चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और भी अप्लाई हो रही है बात। 3 2 5, 2 और 1 3, गैप कितने का आया भाई 1 का, सॉरी 2 का, तो ये गलत हुआ। इसको देख ले, 3 2 5, 3 और 1 4, गैप कितने का है 1 का, तो ये भी गलत है। 3 2 5, 2 और 1 3, गैप कितने का 2 का, ये भी हमारे किसी काम का नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका तब भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया HCF, काफी भाई सिंपल सा क्वेश्चन। 1020 और 850 और 1156, इनका आपने HCF निकालना। भाई HCF निकालने का बहुत ही प्यारा सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझना। इनका गैप लेने जा रहा हूँ भाई, इनका गैप बताओ कितना आ रहा है। बस इनका गैप अगर आप देखते हैं 1020 और 850 का गैप कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 170 आ रहा है। तो यहाँ से एक रूल याद रखना, कभी भी HCF 170 से ज़्यादा नहीं हो सकता। HCF हमेशा इसी का कोई फैक्टर होगा, इसी का कोई गुणनखंड होगा। तो आपने ये देखना है कि आखिरकार इसमें से किस नंबर के पहाड़े में 170 आ सकता है। ठीक है, किस पहाड़े के नंबर में 170 आ सकता है। तो अगर हम देखें तो पहले मैंने 34 से करके देखा। 34 से मैं जब मैं ये भाग कर रहा हूँ तो भाई ये 5 पे जा रहा है, तो भाई 34 के पहाड़े में तो आता है। 24 के पहाड़े में चेक करूँ क्या 170 आता है, नहीं आता। 28 की बात करें तब भी नहीं आता। 22 की बात करें तो इसके पहाड़े में भी नहीं आता। तो बस आपने यहाँ से समझ लिया कि 170 का इन चारों में से एक ही टुकड़ा मौजूद है, और वो क्या है 34। यही आपका HCF कहलाया। आपने भाई कोई ज़्यादा इसमें हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सरल सा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 एंड 27। तो भाई 3 और 27 के बीच का क्या होगा मीन प्रोपोर्शन, ये 81, 81 का क्या हो जाएगा 9। आंसर नंबर यहाँ पे भाई आगे पीछे हो गए हैं, तो ये वैसे 9 आंसर है इसका।
ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, इसमें तो कुछ था नहीं तो क्या ही रुके यहाँ पे। आगे देखें क्या है। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने वालों को 5% का भाई अलग से बोनस भी देता है। अब बताओ 7200 रुपये की अगर MRP वाली जैकेट है तो भाई वो आपको कितने रुपए कैश में मिलने चाहिए। 7200 रुपये की कोई चीज़ है, पहला डिस्काउंट मिला आपको 20% का, तो भाई आपने इसका जब 20% निकाला तो देखा कि इतने रुपए कम होने चाहिए, यानी कि ये आ गया पहले डिस्काउंट के बाद। अब आपको निकालना है 5%। 5% निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो निकालो इसका 10%, इसका 10% होगा 576। अब 576 का आप आधा कर दो, 576 का आधा करोगे तो 288 आएगा। उसका भाई माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 2, 15 में से 8 गया ये 7, और भाई 6 में से 2 गया 4, यानी कि 5472 ये आपका आंसर। इसमें तो कुछ खास नहीं था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है भाई सभी बच्चों ने इसे आराम से कर दिया होगा बिना किसी मेहनत के। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया भाई, बहुत ही ज्यादा नाजुक सा सवाल है, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले इसका आंसर बताता है। पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास, भाई ये कुछ ऐसा दिया हुआ है और आपको अंदर वाले हिस्से पे पेंट करना है। सपोज भाई आपके पास कोई भी कटोरा है और उसमें भाई अंदर वाले हिस्से पे हमें पेंट करवाना है, तो बताओ क्या कुछ खर्चा आएगा, खर्चे की बात हो रही है। व्यास 14 है तो रेडियस कितना हो गया 7। अब अंदर वाले हिस्से पे कराओगे यानी कि आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वो होता है 2πr²। पाई का मान कितना है तो 22/7 है। आर की वैल्यू भाई कितनी है यहाँ पे, तो 7 है, ये भी 7 है। क्योंकि तो भाई एरिया हो गया, मुझे तो रेट निकालना है तो 15 से मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, करते हैं मल्टीप्लाई। 15 से मल्टीप्लाई 2 की मैंने पहले की, 15 दूनी 30, 3 सत्ते 21। अब 21 की मुझे भाई इस 22 से करनी है, 22 को मैं हमेशा से ही कहता हूँ 2 गुना 11। ठीक है भाई, तो कितना आ गया था 21 दूनी 42, इसकी आपने 11 से करनी है, तो भाई 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पीछे तो 0 है ही, इनका सम 2, इनका सम 6 और ये 4620, यानी कि इतना हमें खर्च करना पड़ेगा। चलो जी आगे। एक साधारण वृद्धि दर से एक शहर की जनसंख्या भाई P इकाई है और 10 वर्षों में ये 1.5 गुना हो जाती है। ये भाई आप समझे वही साधारण ब्याज में जो चैप्टर था जो मैंने कराया था, उसमें यही तो था कि अगर आप आज 1 रुपये अगर लगा रहे हो तो 1.5 गुना हो जाएगा, इन्होंने कहा 10 वर्षों में हो जाएगा। आज आप 1 रुपये मानते हो, 1.5 गुना होने में मुझे 10 साल का वक्त लगा है। या फिर आप ये भी तो कह सकते हो ना कि जो इन्होंने ग्रोथ है या जो SI है वो 0.5 कह सकते हो। अगर मैं उस चैप्टर से कंपेयर करूं तो ये वही कहानी है, 1 रुपये लगाओ 1.5 रुपये मिलेगा, लेकिन 10 वर्षों में आपको भाई 0.5 का यहाँ पे भाई ब्याज मिल जाएगा, आप ये कह सकते हो। ये फिर 0.5 की ग्रोथ हो रही है। आप चाह रहे हो कि भाई ये 1 रुपये आपके 2 बन जाए, यानी कि आपका जो ब्याज है वो 1 रुपये का हो जाए। डबल होने का मतलब जो गैप है वो सारा का सारा ग्रोथ है, ब्याज है। 0.5 कमाने में 10 साल लगे हैं मुझे, आधा रुपये कमाने में 10 साल, तो 1 कमाने में कितना वक्त लग जाएगा, तो आप कहेंगे 20 साल। कुछ भी तो नहीं था इसमें, आधा रुपये कमाने में 10 साल तो पूरा कमाने में 20 साल। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में पक्का। चलो, क्या कहा गया, किसी धनराशि में से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं। मान लीजिए भाई आपके पास x रुपये थे, 15% हमने घटा दिया। 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 5% 1/20 होता है, तो 15% 3/20 हो गया। अब 3/20 अगर मैं घटा दूं तो क्या रह जाएगा, आप कहेंगे 17/20। 25% फिर से घटा दिया तो आप कह सकते हैं वो 3/4 रह जाएगा, और ये कितने के बराबर रह जाएगा, 4335।
भाई देखिए, कुछ चीज़ें क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे। एग्ज़ाम में जितना आपने एग्ज़ाम में फास्टली करना है, हम थोड़ी सी वो भी अप्रोच रखेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा क्यों लिखा गया है, 25% अगर घट रहा है तो हम उसे 3/4 क्यों लिख रहे हैं। ये बात तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता ही होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है भी थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो वो भाई हमारा जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, एक बार उसे भी जाके देखें, ठीक है। तब ये प्रैक्टिस सेट काम में आएगी। अभी प्रैक्टिस सेट भाई उन बच्चों के लिए है मेनली, तो जिनकी थोड़ी प्रिपरेशन हो चुकी है, ताकि उनको भाई एक रिविजनरी क्लास मिल जाए। और वो डेली की डेली 20-20 का सेट अगर हमारे पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम तक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट तो होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कोई भी काम कंसिस्टेंटली करें तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आना ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। ये विधि का विधान है भाई, आपने मेहनत की तो रिजल्ट तय है, पहले से वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, इसकी बात करें तो भाई क्या कहानी है समझते हैं। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ 17 की टेबल से, तो भाई 17 दूनी 34, 9 बच गया, 17 चौक के 68, 17 की टेबल से कैंसिल करते हैं भाई, आ जाएगा 17 दूनी 34, 9 बच गया, 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85। ये भाई हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या 3 की टेबल से कट हो रहा है, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ये आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8 और 85 से मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 पंजे 40 और 8 गुना 8 8 64 और 4 68, यानी कि 6800। ये इसका जवाब आ जाएगा। कुल मिला के ये तो सवाल भाई वैसे हैं जिसमें सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मतलब टेक्निकल ज्ञान तो कुछ है ही नहीं इसमें, सामान्य सी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, आपने ये सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है भाई, ये है बोर्ड मास कि भाई पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास का रूल कहता है। इसी ऑर्डर में आपने चीज़ों को सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ ऊपर वाली चीज़, अगर मैं यहीं सोल्व कराता हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और ऑफ भी है, तो पहले इन्हीं का नंबर आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से ही है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऊपर क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 9, फिर ये हो जाएगा 8, ठीक है जी। और नीचे वालों की अगर हम बात करते हैं, नीचे क्या आएगा, तो देखें भाई इसमें मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी है, फिर माइनस भी है, मल्टीप्लाई ऑफ भी है। तो पहले मैं इन्हें ही सोल्व करूंगा। अगर ये देखता हूँ साथ में ये भी लेके चलते हैं, ये 3 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक स्टेप इसमें सोल्व किया माइनर सा। अगर मैं अभी ऊपर वाले की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे भाई अब 9 को 8 से भाग करना है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। नीचे की बात करूँ तो भाई ये 3 गुना 3 9 माइनस, और अगर मैं भाग करता हूँ तो क्या होगा, 2 गुना 3 बटे में 2, इससे ये कट जाएगा। ऊपर की बात करूँ तो इससे ये कट जाएगा। तो ऊपर आ गया 9 गुना 2 18 और नीचे आ गया 6। ये भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ जी, क्लियर है। बाकी इतने तो भाई आप लेवल पे पहुँच चुके हो कि इस सवाल को आपने इजीली ढेर कर दिया होगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अच्छा जी, अगला सवाल देखें क्या कहा गया। एक दुकानदार है, उसने क्या किया, गलत वजन का उपयोग करते हुए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमा लेता है। तो 1000 ग्राम की जगह पे कितने का उसने भाई वेट दिया था। ऐसा अक्सर होता है ना भाई कि आपसे कहा जाए कि हाँ मैं कॉस्ट प्राइस चीज़ें दे रहा हूँ, जिस भाव से मैं खरीद के लाया तो उसी भाव से दे रहा हूँ, पर बेचते टाइम पे भाई हमने क्या करा, थोड़ा सा कम तोल दिया, तो हमने तब भी कमा लिया, इनडायरेक्टली हमने तब भी कमा लिया। तो इन्होंने क्या कहा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि SP और CP कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि भाई आपने 5 रुपये में कोई चीज़ बेची और 4 रुपये में आपने वो खरीदी थी, यही मतलब हुआ। अब आपने ये देखना है 1000 ग्राम आपने दिया है, सामने वाले से आपने 1000 ग्राम के पैसे लिए, यानी कि 5 जो है वो कितने के बराबर है, 1000 ग्राम के। तो आखिर देखना CP आपने जब वो चीज़ सामने वाले को दी थी
वो सीपी कितने का था आपके लिए, कॉस्ट प्राइस कितने का था। ये कितने गुना है भाई इसका, 200 गुना, तो इसका भी 200 गुना करना। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दुकान से सिर्फ 800 ग्राम की चीज़ दी थी और सामने वाले से 1000 ग्राम के पैसे लिए थे, यही तो मतलब हुआ। तो अपने 800 ग्राम उसको दिया था, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस था। जो चीज़ आप दुकान, अब जो भी आप दोगे किसी ग्राहक को वो आपका कॉस्ट प्राइस है। फिर वो जो आप उससे पैसे लोगे इन रिटर्न में, वो भाई आपका सेलिंग प्राइस होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपने अपनी दुकान में 20 रुपये की चीज़ 24 रुपये में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी दुकान से तो 20 रुपये की चीज़ निकली है, और आपकी दुकान में भाई 25 रुपये का सपोज रेवेन्यू आया है, तो वो आपका एसपी कहलाएगा। तो सिमिलरली आपने 1000 रुपये दुकान उससे ग्राहक से लिए और आपने पर चीज़ 800 ग्राम की दी थी, तो आपने ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहा गया। एक महिला किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और 1150 में बेचती है, बताना इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, और वो भी पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक में बताना है। मैं तो देख पा रहा हूँ साफ साफ 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे, 950 पे। देखिए ज़रा ये परसेंटेज में कितना है, इससे ये कैंसिल, 5 की टेबल पे कैंसिल, 400 बटे में 19। अब 400 को 19 से भाग करना है, देखें भाई क्या आ रहा है। हालांकि ऑप्शन काफ़ी नियर बाई है, तो मैं अब तमीज़ से भाग ही कर लेता हूँ। तो मैंने देखा तो 19 दूनी 38, 2 रह गया हाथ में, फिर 19 से कम 19, अब भाई क्या रह गया 1। अब डेसिमल लगाऊंगा तो एक 0 बढ़ेगी, लेकिन ये अभी भी भाग नहीं हो रहा, तो फिर 0 लगेगी, फिर करूँगा तो ये 5 पे जाएगा। तो मैंने 2 डेसिमल तक देखा तो 21.05 आया। अब 21.05 की अगर मैं नियर बाई बात करूँ कि भाई कौन सा यहाँ पे निकटतम इंटीजर होगा, तो आप कह सकते हैं 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतने ही सवाल थे। तो हमने एक प्रैक्टिस सेट पूरा किया 20 क्वेश्चन का। आप मुझे भाई पूरी ईमानदारी से बताएंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जो भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि भाई जो भी बच्चे ज़रूरत वाले हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।